नमस्कार, स्वागत है आपका बिना ब्रेक के प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आशा झा। और सबसे पहले बात आज बयान वीरों की। जब आपका विरोधी नीचे गिर जाए तो आप और नीचे गिर जाएं। जी हां, इसी लाइन और लेंथ पर चुनाव के दौरान हमारे राजनेता बैटिंग और बॉलिंग करते हैं। ऐसी गुगली जो सर के ऊपर से निकल जाए। विरोधी ऐसी सोच से पनपे बयानों पर फुफकारते हैं और समर्थक तालियां बजाते हैं। द ग्रैंड चुनावी समर शुरू हो चुका है और बैटिंग करने वाले योद्धाओं की तरफ से बयानों के चौके छक्के भी खूब जड़े जा रहे हैं। और इसलिए आज चुनाव से पहले वॉर ऑफ द वर्ड्स में कौन किस पर भारी और मर्यादा की सीमा तोड़ती, चुनावी बिसात की बारी। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी उसके बाद। चिरंजीवी है। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए। गजब की डिक्शनरी खुली है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। नेताओं के बीच शब्दों का संग्राम छिड़ा है। हर एक बोल पर बवाल है। हर बयान सर्दी में सियासी गर्मी को बढ़ा रहा है। इस कहानी का सबसे नया अध्याय लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी के मुताबिक सर्दी के बीच विपक्ष में जो गर्मी बढ़ी है वो जल्द शांत हो जाएगी। तो ये लोग वही करना चाहते हैं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे। इससे पहले उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी को दंगावादी और तमंचावादी बता दिया। योगी के मुताबिक चोला समाजवादी, सोच दंगावादी, सपने परिवारवादी, मतलब तमंचावादी। इसी के 24 घंटे बाद बुलंदशहर से योगी ने समाजवादी पार्टी पर तमंचे का नाम लेकर एक और जुबानी फायर कर दिया। उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। वे केवल एक पैसा माफियाओं के घर में जमा करते थे और अपराधियों को अपना शागिर्द बना करके उनसे तमंचा बनवाते थे, जिससे व्यापारियों का लूटपाट कर सके, डकैती डाल सके। लेकिन अब हम लोग बुलंदशहर के बगल में ही अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर यहां पर बनी हुई तो जब भारत की सीमा पर गरजेगी तो पाकिस्तान को वहीं पर नाटो चलाना पड़ेगा। लेकिन शब्दों के तीर चलाने में पीछे कोई नहीं। कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी हमीरपुर से, जब चिलमजीवी वाले बयान से उन्होंने सियासत के चिलमन में जो आग लगाई वो आज तक जल रही है। ये जो धुआं में रहते हैं, धुआं में ये जो चिरंजीवी है, ये जो चिरंजीवी है, इन्हें कुछ नहीं पता। अखिलेश ने रथ यात्रा के दौरान जो कहा सो कहा, उसके बाद वो थमे नहीं बल्कि शब्दों से संयम छूटता चला गया। सोचो, मुख्यमंत्री जी ने और उनके कुछ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जी को भी चिलम सिखा दिया। अब पता नहीं ये लोग चिलम पीते हैं कि नहीं पीते हैं, ये बात तो बाद में जानकारी होगी। लेकिन जो लोग हमें कह रहे हैं टोटी टोटी, वही हैं चिलम वाले। बस यहीं से उत्तर प्रदेश के चुनाव में शब्द हर बार सियासी मर्यादा लांघते चले गए और समाप्त हो गया भाषा का संस्कार। फिर यूपी की सियासी डिक्शनरी में ऐसे ऐसे शब्दों ने जन्म लिया कि सुनने वाले भी चकरा गए। से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए। व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? अब हिंदुस्तान में चुनाव और जिक्र पाकिस्तान और जिन्ना का न हो, भला ये मुमकिन कैसे है? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने इस कमी को भी पूरा कर दिया। अखिलेश
यादव जी का जो है, मैं आपको बता दूं, उनको तो मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। ये वो समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश के सत्ता संग्राम में ताल ठोक चुके थे। 7 दिसंबर को मोदी गोरखपुर पहुंचे और जो कुछ कहा उसने दिसंबर की हल्की ठंड में यूपी के सियासी पारे को एकदम से चढ़ा दिया। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री ने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन बच्चा बच्चा जानता था कि निशाना किधर है और जहां ये वार हुआ वहां से पलटवार होने में देर नहीं लगी। सभा में जो लाल हरा सफेद हमें दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो बदलाव ला रहे हैं। ये पीला रंग भी दिखाई दे रहा है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। अब तक ये साफ था कि यूपी के रण में असली जंग बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है, लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश में केजरीवाल की पार्टी के झंडा बरदार संजय सिंह भी कूद पड़े। अगले ही दिन संजय सिंह ने प्रधानमंत्री की तस्वीर को ट्वीट कर दिया, जिसमें मोदी आरएसएस की काली टोपी पहने हुए हैं। इस तस्वीर के साथ संजय सिंह ने लिखा, मोदी जी, काली टोपी वालों का दिल और दिमाग दोनों काला होता है। इधर उत्तर प्रदेश में एक जंग लुंगी, टोपी, जिन्ना और चिल्लम पर छिड़ी थी, तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववादी का बिगुल बजा दिया। यूपी की सियासी डिक्शनरी में शामिल हुए इस नए शब्द ने लड़ाई और तेज कर दी। हिंदू जो होता है अपने डर को नफरत में, क्रोध में, हिंसा में कभी नहीं बदलने देता है। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, उसको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं। राहुल का क्लियर टारगेट बीजेपी और योगी आदित्यनाथ थे और बस यहीं से सियासत के शब्दकोश में एक नए शब्द ने एंट्री मारी और वो था एक्सीडेंटल हिंदू का। जिस अमेठी से राहुल ने योगी पर वार किया, उसी अमेठी से योगी ने पलटवार किया। जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। ये वो वक्त था जब ठंड भी अपने चरम पर थी और उत्तर प्रदेश की सियासत भी, लेकिन इसमें पाकिस्तान का तड़का बाकी था और ये कसर पूरी कर दी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। जब एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन को भारत का असली दुश्मन बताया। बीजेपी वोटों के खातिर पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि भारत का असली दुश्मन चीन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी की इस पर स्पष्ट राय रही है, चीन हमारा असली दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन। लेकिन बीजेपी लोकसभा में वोट पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती है। बीजेपी ने अखिलेश की ओर से भड़काई इस चिंगारी को आग बनाने में देर नहीं लगाई। पाकिस्तान से लेकर याकूब मेमन तक और याकूब से लेकर कसाब तक
सबकी याद दिला दी। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतार। अब बस कुछ दिन बचे हैं जब यूपी में पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले हर दल के दिग्गज अपना दांव खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को चंदर बरदाई की एक चौपाई सुनाकर हरा दिया था, जिसके बाद कहा जाने लगा कि लड़ाई तलवार से पहले शब्दों से लड़ी जाती है। लेकिन सियासत की जंग में शब्द सियासी मर्यादा को पार करने में पीछे नहीं है और अभी तो चुनाव बाकी है। देखते जाइए और क्या क्या सुनने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यहाँ तो यूपी में चुनाव से पहले अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। यूं तो हर चुनाव कहने को विकास के नाम पर लड़ा जाता है, लेकिन चाहे अनचाहे इस पर धर्म का रंग चढ़ ही जाता है। आज ऐसे ही एक हाई प्रोफाइल सीट की बात करते हैं, जहां कांग्रेस की प्रत्याशी लड्डू गोपाल के सहारे चुनावी मैदान में विरोधियों की जमानत जब्त करवाना चाहती हैं। वहीं खुद को बागी का टैग भी दे डाला है। यह अजब कॉम्बिनेशन उस बदायूं सदर सीट पर देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी ने पिछले चुनाव में अपना झंडा गाड़ा था। देखिए। की जमानत जब्त कर देंगे। जय हिंद। लड्डू गोपाल को लेकर चुनाव मैदान में उतर गई हैं कांग्रेस की प्रत्याशी रजनी सिंह बागी। लड्डू गोपाल जी मुझे चुनाव में विजय दिलाएंगे। रजनी को विश्वास है लड्डू गोपाल हर बार की तरह इस बार भी विरोधियों की जमानत जब्त करवा देंगे। पिछली बार भी जमानत जब्त हुई थी, इन्होंने जब हाथ रखा था। रजनी को पूरा यकीन है लड्डू गोपाल का आशीर्वाद चुनावी लड़ाई में उनके जरूर काम आएगा। पिछले चुनाव में भी ये बहुत हद तक मेरे साथ थे और इन्होंने बहुत हद तक इन्होंने ही चुनाव लड़ाया था, जिताया था। जिसको लड्डू गोपाल का आशीर्वाद मिल गया, समझो उसका बेड़ा पार हो गया। इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस की प्रत्याशी रजनी सिंह बागी लड्डू गोपाल को लेकर ही नामांकन करने पहुंची थी। चेहरे पर आत्मविश्वास था, हाथों में लड्डू गोपाल और जुबान पर जीत का दावा। रजनी को लड्डू गोपाल पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। लड्डू गोपाल ही चुनावी मैदान में उनके सारथी हैं। अब यही उनका बेड़ा पार लगाएंगे। लड्डू गोपाल जी हैं बांके बिहारी, मैं इनमें बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। एक्चुअली मैं इनको बहुत मानती हूँ। पिछले चुनाव में भी ये बहुत हद तक मेरे साथ थे और इन्होंने बहुत हद तक इन्होंने ही चुनाव लड़ाया था, जिताया था। और मैं इस वाले चुनाव में भी कांग्रेस की तो ये लड्डू गोपाल जी मुझे चुनाव में विजय दिलाएंगे और ये हमेशा सच्चाई के साथ रहते हैं। कांग्रेस ने बदायूं सदर सीट से रजनी सिंह बागी को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी की तरफ से महेश चंद्र गुप्ता मैदान में हैं। सपा ने रईस अहमद पर दांव चला है, तो वहीं ठाकुर समीकरण को बिठाते हुए बहुजन समाज पार्टी ने राजेश सिंह को टिकट दिया है, जिससे यहां सियासी फाइट बहुत टफ नजर आ रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही कांग्रेस प्रत्याशी रजनी सिंह बागी को पता है कि मुकाबला कड़ा होगा। हर विरोधी मजबूत है, लेकिन माहौल बदलने में वक्त नहीं लगता। रजनी को उम्मीद है माहौल को बदलने का काम उनके लड्डू गोपाल ही करेंगे। तो महिलाओं के सम्मान में सबसे आगे अगर कांग्रेस है, मैं ये यहाँ पर आकर महसूस किया। ना तो अनुशासन के नाम पर यहाँ को आवाज़ दबाया जाता है और आपको बोलने का अधिकार भी है और आप अपनी बात रख सकते हैं। और सम्मान के मामले में वाकई मैं मानती हूँ प्रियंका दीदी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये बहुत हद तक बहुत अच्छा है और महिलाएँ इससे बहुत कुछ सीखेंगी भी और अपना राजनीतिक स्तर के साथ साथ बहुत ज़्यादा मजबूत सशक्त बनेंगी। रजनी पिछले साल जिला पंचायत चुनाव के नामांकन भरने के दौरान भी
अपने साथ लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर पहुंची थी। उस वक्त रजनी को पंचायत चुनाव में जबरदस्त जीत मिली थी, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी को फिर से उम्मीद है कि लड्डू गोपाल एक बार फिर विरोधियों की जमानत जब्त करवा देंगे। साक्षात ये मुझे नामांकन कराने आते हैं और जब ये नामांकन किसी का करा देते तो समझ लीजिए परिणाम क्या होते हैं। पिछली बार भी जमानत जब्त हुई थी इन्होंने जब हाथ रखा था तो। कांग्रेस की प्रत्याशी अब डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रही हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को साथ लेकर प्रचार करना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि रजनी बांसुरी या माला के रूप में उनकी कोई ना कोई निशानी अपने साथ लेकर जरूर चलती हैं। रजनी सिंह बागी दातागंज तहसील के कनकपुर गांव की रहने वाली हैं। रजनी ने बीरभूम में एक गैस एजेंसी में मैनेजर के तौर पर भी काम किया है, लेकिन शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। इससे पहले रजनी सिंह बीजेपी में थी। रजनी ने विधानसभा का टिकट मिलने के बाद अपने नाम में बागी जोड़ लिया था। बदायूं सदर सीट को एक वीआईपी सीट माना जाता है। यही वजह है कि सीट को जीतने के लिए हर बार हर पार्टी मजबूत उम्मीदवार उतारती है। इस सीट के जाति समीकरण को समझना भी बहुत जरूरी है। बदायूं जिले में मुस्लिम 22%, यादव 20%, मौर्य 12%, ठाकुर 10%, एससी 10%, बनिया 7%, ब्राह्मण 5%, कुर्मी 4% और अन्य 6% हैं। बदायूं जिले में 6 विधानसभा सीट हैं। बदायूं सदर, दातागंज, शेखुपुर, सहसवान, बिलसी और बसौली। जिले की 6 सीटों में से पिछली बार बीजेपी ने 5 और 1 सीट सपा ने जीती थी, लेकिन वीआईपी सीट होने के बाद भी बदायूं के गांव देहात में हाल बेहाल है। विकास और सड़क यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। स्कूलों का बुरा हाल है, ना अस्पताल है और ना बस स्टैंड। सुनिए बदायूं की जनता के मन की बात। विधायक हमें ऐसी चाहिए जो कार्य कर सके सही तरह से और जो बुनियादी चीजें शहर की वो प्रोवाइड कर सके। जो वीआईपी सीट है, हमारी बहुत उम्मीदें थी इनसे कि ये हमारे शहर के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ चौराहे बनाने के अलावा शहर में कुछ भी नहीं करा। देखिए साहब, विकास की बात ऐसी है कि जो है कार्य जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। जैसे रोड बनना, सफाई, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। जैसा था वैसी है। सड़कें, अस्पताल, गलियां, चेयरमैन ने कोई विकास नहीं कराया, ना विधायक ने कोई विकास कराया। उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई और क्या नाम है, विकास के नाम पे कुछ विकास नहीं हुआ। महंगाई है बस खाली। बदायूं सीट पर मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी। किसी को लड्डू गोपाल पर भरोसा है तो किसी को मतदाता पर। फाइनल फाइट में कौन बाजी मारेगा, ये अब बदायूं की जनता ही 14 फरवरी को तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आस्था के बाद अब बात चलिए संयोग की भी करते हैं। एक ऐसी सीट का विश्लेषण जिस पर जीत किसी भी पार्टी के लिए शुभ संकेत है, एक तरीके से जीत की गारंटी है और इसलिए हर बार यहाँ मुकाबला करो या मरो का होता है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आने वाली फरीदपुर विधानसभा सीट के लिए कहा जाता है कि जिस पार्टी का यहां से विधायक बनता है उसी की प्रदेश में सरकार बनती है। यहां 14 फरवरी को मतदान होगा, तो क्या इस बार इतिहास बदलेगा या फिर एक बार फिर सियासी समीकरण इस सेट पैरामीटर को ही आगे बढ़ाएंगे? देखिए। एडी चोटी का जोर लगाती है, इस बार भी मुकाबला आर पार का है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है। यह विधानसभा सीट साल 1974 से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 1952 से 1968 तक ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही, लेकिन 1967 में इसे सामान्य सीट बना दिया गया। 1974 में इस सीट को फिर से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। तभी से ये सीट रिजर्व रही है। 2007 में सीट बीएसपी के पास गई। फरीदपुर में विजयपाल सिंह जीते तो यूपी में बीएसपी की सरकार बनी। 2012 में फरीदपुर सीट सपा के पास आई। सपा उम्मीदवार डॉक्टर सियाराम सागर जीते तो लखनऊ की गद्दी पर अखिलेश यादव बैठे। 2017 में सीट पर बीजेपी के श्याम बिहारी लाल जीते तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। अब ये संयोग है या प्रयोग, जिस पार्टी के उम्मीदवार ने बरेली की फरीदपुर सीट पर अपनी पार्टी का झंडा लहराया, लखनऊ में उसी पार्टी की सरकार बनी।
ये एक लगातार फरीदपुर विधानसभा का ये चला आ रहा है कि जिस 2002 से जो भी विधायक चुना गया है उसकी सरकार अवश्य बनी है। हाँ, कुछ ऐसा है कि जैसे कि जो मैंने देख रहा हूँ कि एक बार जो विधायक चुन लिया फिर उसको दोबारा रिपीट नहीं किया। ये भी एक मानता है। एक ही मानता है। ये सन 19 जहाँ तक मेरी नॉलेज में है सन 57 से ऐसा ही चला आ रहा है। अगर इस साल जीत गए तो अगले बार नहीं जीते। ये फरीदपुर के लिए विडंबना कहिए या कुछ भी है। फरीदपुर सीट पर 14 फरवरी को दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। असली मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच ही है। बीजेपी ने एक बार फिर इस सीट पर सिटिंग विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल को उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने विजय पाल सिंह को मौका दिया है। कांग्रेस की तरफ से विशाल सागर और बीएसपी की तरफ से शालिनी सिंह इस सीट पर किस्मत आजमा रही हैं। सवाल है कि क्या फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा? क्या फिर इस सीट को जीतने वाली पार्टी ही लखनऊ में सरकार बनाएगी? हाँ, अगर बात करें पिछले 3 बार की तो 3 बार से ऐसा आ रहा है कि जिस पार्टी का विधायक जीतता है उसी पार्टी की सरकार बनती है। अगर बात करें 2007 की तो 2007 में हमने देखा कि मतलब बीएसपी का जो विधायक जीता था तो बीएसपी की सरकार बनी थी। और 2012 की बात करें 2012 में सपा का जो विधायक जीता था तो उसकी सरकार सपा की बनी थी। और 2017 की बात करें तो बीजेपी के विधायक जीते थे वहाँ से तो उनकी सरकार बनी थी। लेकिन अब आगे क्या होता है इसका तो मतदाता जो वोट डालेंगे इस बार उस पर ही जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर ही कहा जा सकता है। लेकिन आगामी तो नहीं कहा सकता, लेकिन हाँ ये 3 बार पिछली बार देखने में सामने आया था। बरेली जिले में कुल 9 विधानसभा सीट हैं। हर सीट पर कड़ी टक्कर है, लेकिन फरीदपुर का मिजाज ही कुछ और है। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को पूरी उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। ऐसा संयोग है 122 फरीदपुर विधानसभा के साथ और भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार भी बनेगी इस बार और विधायक भी यहाँ से जीतेगा, ये परंपरा को ये विधानसभा फिर कायम रखेगी। निश्चित रूप से जो तैयारियां हैं, जिस तरीके का फरीदपुर की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जो विकास किए हैं वो अद्वितीय हैं। कोई भी आपको मिलेगा विधानसभा में ये कहेगा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अधिक काम किया है, न्याय दिया है लोगों को, सुरक्षा दी है लोगों को, और इसीलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये कोई ऐसे हवाबाजी में नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल जनमानस का जो उत्सुकता है, जो उनकी जागरूकता है, जिस तरीके से उनके अंदर उत्साह है, वो पूरा का पूरा दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतेगा फरीदपुर से और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, फरीदपुर विधानसभा में जनता ने मन बना लिया है समाजवादी पार्टी को वोट देने का, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है पूरी तरह से। देखिए, पिछला इतिहास गवाह है और यहाँ फरीदपुर का जिस पार्टी का यहाँ विधायक बनता है उसकी सरकार हमें 96 में समाजवादी पार्टी सरकार बनी, 2002 में बीजेपी की सरकार बनी और 2007 में बसपा का विधायक नहीं था यहाँ से, 2012 में समाजवादी की बनी, समाजवादी पार्टी की विधायक, 2017 में बीजेपी का विधायक था, बीजेपी की सरकार बनी, अब 2022 में फिर समाजवादी पार्टी का विधायक बनना, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। स्पष्ट हो गया है, पूरे प्रदेश की जनता ने मन बना लिया पहले से ही। फरीदपुर विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरण भी दिलचस्प रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में हर जाति और वर्ग के लोग हैं, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जनता का दिल किस पर है। इस सीट पर मुस्लिमों के करीब 65,000 वोट हैं, क्षत्रिय 50,000, अनुसूचित जातियों के 40,000 वोट, ब्राह्मणों के 32,000, यादव 28,000, वैश्य 20,000, कायस्थ 12,000, कुर्मी 7,000 और सिंधी, पंजाबी और खत्री करीब 8,000 वोट हैं। ब्राह्मण, राजपूत और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता फरीदपुर विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ की जनता का मूड इस बार कैसा है, इसे भी समझिए। मूड अब ऐसा नहीं है। जो आदमी जिसे अच्छा समझता है, जिस पार्टी को अच्छा समझता है, जिसको काम को अच्छा समझता है, जो जनता से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो कि एक जीत गया तो उसकी सरकार बनेगी।
ये तो अच्छा ना एक व्यक्ति सरकार बनाता है, सरकार तो पूरे उत्तर प्रदेश से जिसे जनमत मिलेगा वो बनेगी। अब की बार ये जो हमारे यहाँ का रुझान है, दोनों में कांटे की टक्कर है। देखना है कि किसका कैंडिडेट अब की बार विधायक बनता है। हम चाहते हैं फरीदपुर का जो भी विधायक बने और विधायक बनने के बाद उसका मुख्यमंत्री बने तो बरेली फरीदपुर के लिए वो विकास की भावनाओं के लिए उचित साबित हो। मौजूदा विधायक और एक बार फिर इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर श्याम बिहारी लाल विकास का दावा कर रहे हैं तो विरोधी उनके काम पर सवाल उठा रहे हैं। नजर एक बार फिर जीत पर टिकी है, क्योंकि इतिहास रहा है जिसने फरीदपुर जीत लिया वो लखनऊ की कुर्सी पर बैठ गया। नीरज आनंद, बरेली, न्यूज़ 24। और इधर ताज नगरी के नाम से मशहूर आगरा में भी चुनावी समीकरण दिलचस्प होने की उम्मीद बढ़ गई है। आगरा की फतेहाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने बाहुबली अशोक दीक्षित की बेटी रूपाली दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। MBA डिग्री होल्डर और युवा चेहरा रूपाली दीक्षित का सीधा मुकाबला बीजेपी ने छोटे लाल वर्मा को उनके समकक्ष खड़ा किया है। कांग्रेस की बात करें तो होतम सिंह निषाद और बीएसपी के शैलेंद्र प्रताप सिंह है मुकाबले में, और इस चतुर्ण्य कोण मुकाबले में रिजल्ट पर सबकी नजर होने वाली है। सिस्टम में आ चुके जकड़न को खत्म करने के लिए चुनावी मैदान में उतर गई हैं बाहुबली की बेटी। मैं कोशिश करूंगी ये जो जकड़ है ना उस सिस्टम में, उस जकड़ को हट जाए और 1-to-1 सिस्टम हो जाए। चुनाव में जीत को लेकर रूपाली दीक्षित कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। आपको मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट आई डोंट वांट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि फाइट त्रिकोणीय होगी, उतनी अच्छी रहेगी। आगरा विधानसभा की फतेहाबाद सीट पर मुकाबला कड़ा भी है और रोमांचक भी। मेरे लिए तो दोनों ही प्रत्याशी मजबूत। समाजवादी पार्टी ने फतेहाबाद विधानसभा सीट पर एक ऐसे चेहरे को उतारा है जिसकी न कोई राजनीतिक पहचान है न कोई राजनीतिक रुतबा। ये रूपाली दीक्षित हैं, जिन्हें अखिलेश ने बड़े बड़े महारथियों को मात देने का जिम्मा सौंपा है। रूपाली राजनीति में तो 2016 में ही आ गई थी, लेकिन इस बार सपा का टिकट मिलने पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। डोर टू डोर कैंपेन कर रही रूपाली का एक एक शब्द विरोधियों पर भारी पड़ रहा है। रूपाली के लिए हर प्रत्याशी मजबूत है। सपा उम्मीदवार ने इशारों इशारों में विरोधियों को बहुत कुछ समझा दिया है। मेरी दोनों ही लोगों से टक्कर है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बट मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि हमारी अभी लड़ाई सिर्फ शुरू हुई है। हम ये नहीं कह सकते हमने बाजी मार ली है, पर हम ये भी नहीं कह रहे कि हम किसी से पीछे हैं। हम त्रिकोणीय संघर्ष में हैं। बस अब वक्त बताएगा, हालात बताएंगे, लोग बताएंगे, लोगों का दिल बताएगा कि वो किसको अपना नेता चुनना चाहते। रूपाली ने इंग्लैंड में कार्डिफ यूनिवर्सिटी से MBA किया है। इसके बाद रूपाली ने कई बड़ी कंपनियों में नौकरी की, लेकिन नौकरी छोड़कर 2016 में राजनीति में उतर आई। 2017 में रूपाली ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। उस वक्त रूपाली की बीजेपी में शामिल होने पर काफी हंगामा हुआ था, लेकिन बीजेपी ने रूपाली को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद रूपाली सपा की साइकिल पर सवार हुई और इस बार उन्हें फतेहाबाद सीट से टिकट मिल गया। मैं बस ये चाहती हूँ जो मिसमैनेजमेंट ऑलरेडी है ना, हम उसी को अगर सही कर लेंगे तो मुद्दे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। रिसोर्सेज सारे हैं, सरकार सब कुछ देती है, जो सरकार आती है जाती है, सब कुछ हमारे पास है, बस वो सही तरीके से पहुंच नहीं पाता। मैं कोशिश करूंगी ये जो जकड़ है ना उस सिस्टम में, उस जकड़ को हट जाए और 1-to-1 सिस्टम हो जाए। गरीब डायरेक्टली पहुंच जाए, उसे हर चीज़ के लिए फ़ोन ना कराना पड़े किसी को, और उन रिक्वायरमेंट जो रिसोर्सेज उन्हें मिलने चाहिए उसके लिए मेहनत तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। फतेहाबाद सीट पर बीजेपी ने छोटे लाल वर्मा को उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर शैलेंद्र प्रताप सिंह को उतारा है। कांग्रेस ने फतेहाबाद सीट पर होतम सिंह निषाद पर दांव चला है, तो सपा ने रूपाली दीक्षित को मैदान में उतारा है। रूपाली की असली पहचान बाहुबली और गैंगस्टर अशोक दीक्षित है, जो उनके पिता हैं। बाहुबली अशोक दीक्षित भले ही 2 बार चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन जेल में बंद अपने पिता का सपना पूरा करने का जिम्मा अब रूपाली ने अपने कंधों पर उठा लिया है। मूल रूप से फिरोजाबाद के रहने वाले बाहुबली और गैंगस्टर अशोक दीक्षित के खिलाफ अलग अलग थानों में 4 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल अशोक दीक्षित हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा भी काट रहे हैं।
अशोक दीक्षित इसके पहले फतेहाबाद विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें चुनाव में जीत हासिल नहीं हो सकी थी। इस बार उसी फतेहाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर उनकी बेटी चुनावी मैदान में उतर रही है। फतेहाबाद सीट पर रूपाली को टिकट मिलना भी बड़ा दिलचस्प रहा है। इस सीट पर पहले अखिलेश यादव ने राजेश शर्मा को टिकट दिया था, लेकिन अखिलेश यादव के पास राजेश शर्मा का फीडबैक काफी कमजोर रहा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने मजबूत प्रत्याशी की तलाश शुरू की। इस सीट पर रूपाली दीक्षित ने भी दावेदारी की थी। ऐसे में पार्टी की ओर से राजेश शर्मा की जगह पर रूपाली के नाम पर मुहर लगा दी गई। फतेहाबाद सीट पर आर पार की लड़ाई है। सामने भले ही बड़े बड़े दिग्गज हैं, लेकिन रूपाली ने सबको चौंकाने की कसम खाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इस चुनाव के अलग अलग रंग हैं और किस पार्टी का रंग कितना चटक होकर जनता पर चढ़ता है, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तब तक चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज़ 24। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में फिलहाल बस इतना ही, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।